बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मई और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एनफ इज़ एनफ कह दिया गया है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे कहा जा रहा था जी कि ये तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज्ड और सोई हुई है, वो तहरीक इंसाफ बिल आखिर जाग गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, अमेरिका से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट में सबसे बड़ी जो पेशकश है वो ट्रंप की जानिब से की गई है। और इस पेशकश के बाद एक सफारती बम गिरा है भारत के ऊपर, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जो वज़ीर-ए-आज़म है भारतीय, उन्होंने फौरी तौर पर सर्विसेज चीफ की जो एक मीटिंग है वो बुलाई है। और इस मीटिंग के बाद अब खदशा ये है कि कहीं भारत सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर दोबारा अटैक ना कर दे, क्योंकि इसकी जो तमाम चालें हैं वो इसी पर उल्टी पड़ गई हैं और ये बुरे तरीके से फंस गए हैं। मसला अब ये पड़ गया है कि अगर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो जो एक आलमी सपोर्ट इन्हें हासिल थी वो सपोर्ट भी इन्हें हासिल नहीं होगी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है, पाक भारत कशीदगी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो लोग जिनके ऊपर बहुत सारे जो इल्ज़ामात थे वो लगते थे जी कि आप अपने इदारों के साथ नहीं खड़े होते, जिस तरह से उन्होंने इत्तेहाद किया, इत्तेफाक किया और डिफेंस के मामले पर जो है वो सब इकट्ठे हुए और दिफा किया। इवन के अमेरिका से जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं वो भी ट्वीट करने पर ये मजबूर हुए कि पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में पाक भारत जंग के दौरान अपने इंटरनल मामलात को भूलकर जिस तरह से यकजहती का जो इजहार है वो किया, ये काबिल सताइश है। तो इस यकजहती के बाद अब बैरिस्टर गौहर जो हैं, जिनके हवाले से ये आम ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपस में सुलह सफाई जो है वो कर ले, किसी एक मामले के ऊपर जो डील है वो कर ले, और इसी हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, खासतौर पर इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, इमरान खान साहब जेल में हैं, कम्युनिकेशन जो है वो कट गई है, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बोलती। तो बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने एनफ इज एनफ का जो नारा है वो लगा दिया है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इमरान खान साहब को फिल फॉर रिहा किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चों के माँ बाप को जेल में डाल दें और बच्चों से कहें कि हमारे साथ चलो, ये मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जब पार्टी के अंदर से और इवन के आपकी केपी में हुकूमत है तो वहाँ से आपको उस तरह से अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, खासतौर पर इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही और कोई जो एहतजाज या रिस्पॉन्स है वो नहीं वहाँ से आ रहा, तो इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। हालांकि इमरान खान साहब जो भी अहकामात उनके आते हैं उन अहकामात को तो कोई इधर उधर कर नहीं सकता, उन अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ये सबको मालूम है। पार्टी इमरान खान की है, अवाम सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, आपके सरों पर इमरान खान ने हाथ रखा हुआ है तो अवाम आपके साथ है, नहीं तो आपकी वैल्यू भी सिफर है। तो ये जो एक एनफ इज एनफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है, ये अच्छी मुस्बत तब्दीली इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मेन लीडरशिप जो कि सोई हुई थी और किसी भी मामले के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, तो इमरान खान साहब की फिल फॉर रिहाई का मुतालबा करना और एनफ इज़ एनफ कहना, ये भी ताकतवरों को या मुक्तदरा को एक मैसेज है कि बस अब हम आपकी मजीद जो है वो नहीं सुन सकते। आप देखें पाक भारत जंग के दौरान जिस तरीके से हमने आपके साथ यकजहती किया, आपके साथ खड़े हुए, या जिन लोगों के हवाले से आप कहते थे कि आपके साथ नहीं है वो भी आपके साथ खड़े हुए, तो अब आपको भी दूसरी तरफ से जिस तरह से भारत के साथ सीज फायर मुआहदा किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज फायर जो मुआहदा है वो आपको करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा जी, भारत से सीज फायर मुआहदा हो सकता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होना चाहिए। मजीद वो कहते हैं कि कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। भारत को पाकिस्तान का जवाब
पूरी दुनिया ने देखा। तो ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है। फिर उन्होंने कहा जी कि आइंदा भी किसी किस्म की जारयत का ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। भारत के साथ सीज फायर मुआहदा हो सकता है तो पीटीआई के साथ भी हो सकता है। ये जी बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया। और जब पाक भारत जंग चल भी रही थी तो उस दौरान भी बैरिस्टर गौहर और शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन कॉल की, तब भी बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा था वो किया था। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और दूसरी तरफ नाजरीन, भारत के ऊपर एक सफारती एटम बम डोनाल्ड ट्रंप ने गिराया है। भारत जो कि बड़ा समझा जाता था उसके हवाले से जी, एक तो अमेरिका का बच्चा है और पाकिस्तान के मुकाबले में इवन की जो जंग हुई, झड़पें हुई, इसमें भी जो पलड़ा था वो यही नजर आया कि अमेरिका का भारत की तरफ था। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया और इंडिया की जो एक उनकी सलाहियत थी वो खुलकर सामने आई कि वो कितने नाअहल हैं, उसके बाद जो है वो अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ें सोचने के ऊपर मजबूर जो है वो हुआ है। अब नाज़रीन, एटम बम और सिफारती एटम बम क्या गिराया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये एटम बम गिराया है। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो कहा जाता है ना जी कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, कब क्या बात कह दें, इनके हवाले से कुछ पता नहीं होता। तो वही काम ट्रंप की जानिब से किया गया। ट्रंप ने जी पाक भारत जो सीज फायर मुआहदा है ये होने के बाद, जंग बंदी होने के बाद एक ट्वीट किया, दोनों ममालिक को इसमें अप्रिशिएट किया और कहा जी कि पाक भारत ने मजबूत लीडरशिप का जो मुजाहरा है वो किया। और फिर ये कहा जी कि मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो मर सकते थे, लेकिन ये सीज फायर मुआहदा होने के बाद उन लोगों की जो जानें हैं वो नहीं गई। अब मिलियंस ऑफ पीपल मर सकते थे का मतलब ये है कि जिस तरीके से मिसाइल अटैक्स हुए तो कुछ ये जो जंग थी, ज़ाहिर सी बात है ज़मीनी तौर पर तो जो अफवाज हैं वो तो इतनी आमने सामने ना आती, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर और एटम बम्स वगैरह और छोटे बम्स वगैरह ये चीज़ें हैं दोनों कंट्रीज़ के पास। तो इस तरह से अगर वार होती तो इसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो जानें थी वो जा सकती थी। तो ये ट्रंप ने कहा जी कि दोनों तरफ से लीडरशिप का जो मजबूत लीडरशिप का जो मुजाहरा है वो किया गया। लेकिन अच्छा, फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि वो दोनों ममालिक के अंदर जो अपने तिजारती मरासिम है वो बढ़ाएंगे और मजीद जो तिजारत है वो करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज खुद ये जो बात है वो कही गई और तिजारत बढ़ाने का कहा गया। और मेरे ख्याल से ये एक तरह से अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी है कि जहाँ पर ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान के साथ जो है वो खुद अगर ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि हम जो तिजारती मरासम हैं वो मज़ीद बढ़ाएंगे, तिजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर भी है इस हवाले से पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब उस बम की तरफ मैं आता हूँ जो ट्रंप ने गिराया भारत के ऊपर। और वो बम क्या है जी? ट्रंप ने ये कहा है जी कि पाकिस्तान और इंडिया को अपना मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत को अपना किरदार अदा करने की उन्होंने पेशकश की और कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि क्या मसला है, कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। तो मसला कश्मीर हल करने की खुद जो पेशकश है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट के जरिए कर दी गई है। अब ये बमशेल इसलिए है क्योंकि जो भारत है उसे मालूम है कि वो काबिज है और वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं हुआ कि कोई तीसरा फरीक जो है वो पाकिस्तान और भारत के इशू के दरमियान बोले या इसमें वो फरीक बने। हमेशा वो बायलैटरल इशू इसे करार देता रहा है और तीसरे फरीक को हमेशा भारत ने दूर जो है वो रखा है। अब होता क्या रहा है, जो भी टॉक्स हुई होती रही, जो भी बातचीत होती रही, पाकिस्तान इंप्लीमेंट जरूर करता था उसके ऊपर, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा जो खिलाफ वर्जियाँ थी वो होती रहीं। तो अब इसमें जब कोई तीसरा फरीक नहीं होता था तो फिर जाहिर सी बात है जो हटदर्मी है भारत की जानिब से वो की जाती रही है। तो अब ट्रंप आज खुद चूंकि इस मसले के अंदर हल करने की उसने जो पेशकश है वो कर दी है, तो ये बॉम्बशेल इसलिए है कि पाकिस्तान तो रेडी है, ठीक है वो टेबल के ऊपर बैठे, भारत नहीं बैठना चाहता टेबल के ऊपर। तो जब टेबल के ऊपर बैठा जाएगा और इस मसले का कोई हल निकाला जाएगा, टॉक्स के ऊपर कोई मुआहदा किया जाएगा, तो फिर भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि तीसरा फरीक
और वो भी फ्रीक कौन सा, जो कि खित्ते का चौधरी है, अमेरिका है, उसके साथ जब आपके कोई मुआहदे हों और उसकी फिर आप खिलाफ वर्जी करें तो ज़ाहिर सी बात है जो तीसरा फ्रीक होता है वो वैसे ही तो नहीं होता, वो ग्रंटर के तौर पर होता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती है, तो उसको कभी भी भारत जो नाराज़ है वो नहीं करेगा। तो ये एक बम शेल सिफारती गिरा भारत के ऊपर, और इस बम शेल के बाद भारत के अंदर भी मोदी के ऊपर जो लान तान है वो हो रही है कि ये जो एक जंग उसने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी, उल्टा खुद का नुकसान किया, और इसमें जो है अपने जो मिसाइल उसने गिराए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपने राफेल तैयारे भी वो गिरा बैठा, और फिर पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसमें भी उसकी आलमी सतह पर एक जो जग हसाई है वो हुई। यहाँ तक कि जो राफेल तैयारे जिन ममालिक से उसने खरीदे उनके लिए भी जग हसाई का वो बायस बना भारत। वो कैसे जी? पाकिस्तानी एयरफोर्स ने J-10 बनाने वाली कंपनी की मौजें लगवा दी हैं और राफेल बनाने वाली कंपनी का भट्टा बिठा दिया है। अब तो चीनी कंपनी से जहाज खरीदने वालों की लाइनें लग जाएंगी। फ्रांस अपने तैयारे गिरने पर बहुत नाराज है, वो कहता है कि आपने हमारी नाक कटवा दी। ये नजम सेठी जो हैं जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनकी जानिब से बड़ा जो दावा है जी वो किया गया है। तो ये भारत की इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी सतह पर वो हो गई है, और ऊपर से अपनी अवाम में भी उसने जो है वो लान तान उसको समेटनी पड़ रही है। तो भारत कभी भी नहीं चाहता था कि तीसरा फरीक हो, और अब जो तीसरा फरीक है वो खित्ते का चौधरी यानी कि जो अमेरिका है वो इसमें शामिल हो रहा है, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस चीज़ का खैर मकदम जो है जो डोनाल्ड ट्रंप की ऑफर है उसका कर दिया हुआ है। अब हुआ क्या इस सारी डेवलपमेंट के बाद कि मोदी ने फौरी तौर पर जो उसके सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुलाया अपने घर पर और जो मीटिंग है वो रखी। अब इसमें इस बात का खदशा है जी, इसका इजहार भी किया जा रहा है कि भारत सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं फिर से पाकिस्तान पर जो अटैक है वो ना करे, और जैसी बात है पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान जो जवाब है वो देगा भारत को। अब वो फंसा दोनों तरफ से इस तरह से है कि अगर वो अटैक करता है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है तो अमेरिका को क्या कहेगा, लेकिन अगर वो अटैक नहीं करता तो उसको मसला कश्मीर के लिए फिर बैठना पड़ेगा माफ़ कीजिएगा। और दूसरी सूरत में अगर वो इन चीज़ों से बचने के लिए जी दोबारा अटैक करता है और पाकिस्तान भी आगे से उसका जवाब देता है, तो ये जो बैठने वाला इशू है इस पर वो बहाना बना लेगा जी कि अब हम नहीं बैठते। लेकिन फिर उसके लिए मसला ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इसने चारों शाने ना सिर्फ चित किया भारत को, बल्कि भारतीय जो हैं जो उनकी आर्मी है वो उनके पास वो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का जो जवाब है वो दे सकता है, बल्कि एक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी जो बर्तरी थी वो जाहिर कर दी भारत के ऊपर। और जो उनके पास राफेल तैयारे भी थे उन तैयारों का भी उसको कोई जो फ़ायदा है वो नहीं हुआ, और पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए उनके जो तैयारे थे वो मार गिराए। तो ये दोनों तरफ से जो भारत है जी वो फंस गया है, सारे का सारा जो खेल है वो उलट गया है। प्लान दूसरी तरफ का तो ये था जी कि इलेक्शन चूँकि नज़दीक हैं तो वहाँ की आवाम की सेंटीमेंट जगाए जाएं, इस नाम के ऊपर जो वोट है वो लिया जाए कि देखिए जी हमने तो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, प्रोपेगेंडा किया जाए अपने भारतीय मीडिया के ज़रिए। लेकिन ये सारी की सारी जो चालें थी वो उन्हीं के ऊपर उलट जो हैं वो पड़ गई हैं। तो अब ये सारी की सारी जो सिचुएशन है जी वो भारत के लिए बनी हुई है। देखें अब दोबारा अगर जंग छिड़ती है या नहीं छिड़ती, तो दोनों सूरतों में भारत इस वक्त फंसा हुआ है। ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि नौरीन न्याजी साहिबा हैं, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। उनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। तो इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जो लोग फ़ौजी अदालतों से रिहा होकर आए हैं वो मुजाहिद हैं। मैं वाज़ेह करता चलूँ जी कि उबैद फ़ारूक जो हैं वो फ़ौजी अदालतों से रिहा होकर इस तरह से आए हैं कि उनको 2 साल की सज़ा थी, वो 2 साल की जो सज़ा है उनकी मुकम्मल हुई, और वो सज़ा मुकम्मल होने के बाद उनको जो रिहाई है वो मिली है। तो इमरान खान साहब तक जब ये डिटेल पहुंची तो इस पर इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया और कहा जी कि वो लोग मुजाहिद हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहे, और सबसे मुश्किल जो वक्त था उस वक्त में इमरान खान साहब के साथ ये डट कर खड़े हुए, सज़ाएँ भी हुई, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। ज़ाहिर सी बात है उस ट्रायल के दौरान
जेल काटना, जेल की सोबतें बर्दाश्त करना ये कोई आसान काम नहीं होता। और उबैद फारूक वो हैं जिनके जो बेटे थे वो उनकी कैद के दौरान वो फोत हुए और उनका जनाजा पढ़ने के लिए तो वो आए, लेकिन वो अरेस्टेड ही थे और उसके बाद जो है वो उनको वापस ले जाया गया। तो ये एक बड़ा इम्तिहान भी होता है किसी के लिए भी, लेकिन वो इमरान खान के साथ जो है वो डट कर खड़े रहे। तो इमरान खान साहब की जानिब से उन तमाम लोगों को जो अप्रिशिएट है वो भी किया गया है। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी जी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।